Hello friends, welcome to TCS Learning. So this is a very important video for CTET aspirant. CTET का फॉर्म अभी आउट हो चुका है, नोटिफिकेशन डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी आपका CTET के ऊपर डाउट होता है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चीज ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन फॉर्म जो है आज से मतलब 31 अक्टूबर से जो है ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 31 अक्टूबर से लेके 24 नवंबर तक जो है आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, सीटेट का फॉर्म फिलअप आप 31 अक्टूबर से 24 नवंबर तक आप जो फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लास्ट डेट जो है 24 नवंबर है। ठीक है, रात के 12 बजे तक यहाँ पे ये है। ठीक है, एंड फी सबमिशन नेक्स्ट डे तक आप कर सकते हो 25 नवंबर तक, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने के बाद फी पेमेंट के लिए लगभग 24 आवर्स का टाइम लगता है। इन सम केसेस कभी कभी जल्दी भी हो जाता है। तो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन का अगर बात करेंगे तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपका जनवरी 2022 टू जनवरी 2023 के बीच में होगा। ठीक है, सीबीटी मोड में, मतलब बहुत जल्दी जो है आपका एग्जामिनेशन होगा। सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम का डेट वगैरह भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सीटेट क्या है। सीटेट मतलब होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कहीं पे भी टीचिंग जॉब करना है तो आपको सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब आपका जो केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय होता है उसके अंडर अगर आपको जॉब करना है, टीजीटी या पीआरटी का जॉब करना है तो आपको सीटेट क्वालिफाई करना होता है। किसी को अगर पीजीटी का जॉब करना है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो उसके लिए सीटेट का कोई जरूरत नहीं, लेकिन प्राइमरी टीचर या ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ता है। प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको सीटेट पेपर 1 एंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए आपको सीटेट पेपर 2 जो है क्वालिफाई करना होता है। ये सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। सीटेट जो है आपका सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। डिटेल इंफॉर्मेशन बुलेटिन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है कंडक्टेड बाय सीबीएसई न्यू दिल्ली। ओके, देखो यहाँ पे सारा चीज लिखा है, इंपॉर्टेंट नोट्स इस पीडीएफ में सब कुछ है। अपने टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा है कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2020 ऑनलाइन थ्रू सीटेट वेबसाइट। सीटेट का वेबसाइट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका जो वेबसाइट है setet.nic.in। ठीक है, ये आपका सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बाकी सारा पॉइंट्स यहाँ पे देखो, बाकी पॉइंट्स और क्या लिखा है। टू गो थ्रू द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, आपको क्या करना है, आपको सीटेट के फॉर्म फिलअप करने से पहले सारा चीज आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कैसे आप फॉर्म फिलअप करोगे, क्या चीज है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिया हुआ है। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कशन करूंगा एंड एक वीडियो भी मैं बना लूंगा बाद में। ठीक है, इस वीडियो में जो है बेसिक चीज जो है आपको जानना चाहिए पहले, वो सब डिस्कशन करेंगे। फॉर्म फिलअप कैसे करना है वो मैं एक और वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे एलिजिबिलिटी वगैरह पूछते हैं कि सर क्या एलिजिबिलिटी है सीटेट का एंड कब हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। देखो, अगर आप किसी भी ईयर में हो, अगर आप बीएड कोर्स कर रहे हो, ठीक है, अगर आप 2 ईयर बीएड कोर्स कर रहे हो या 4 ईयर बीएड कोर्स कर रहे हो या फिर 6 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी एड भी कर रहे हो या फिर डीएलईडी जो डीईएलईडी होता है, ठीक है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीईएलईडी जो होता है, कोई भी कोर्स आप कर रहे हो तो आप किसी भी ईयर में हो तो आप सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेटेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप जो है अप्लाई कर सकते हो। पहले क्या होता था, जो फाइनल ईयर में थे वही अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, जो बैचलर ऑफ एजुकेशन 2 ईयर बीएड में फाइनल ईयर में थे, या फिर जो इंटीग्रेटेड बीएड जो होता था आपका 4 साल का बीए बीएड या बीएससी बीएड जो होता था, उसमें जो फाइनल ईयर में थे वो अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, मैंने भी अपने फाइनल ईयर में अप्लाई किया था एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा क्लियर हो गया था। ठीक है, आपको भी यही चीज करना है, कोशिश करना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। जो स्टार्टिंग में दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, उनके केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हम लोग सीटेट को इजीली क्लियर कर सकते हैं। सीटेट का अगर फॉर्म बनना है तो देखो, आपको मेरे हिसाब से, मेरे सजेशन अगर आप मानोगे तो दोनों पेपर के लिए भर देना सही है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पीआरटी मत बनना। अगर देखो, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर रहे हो या फिर इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड कर रहे हो तो थोड़ा हायर लेवल के लिए, अपने आप को हमेशा हायर लेवल के लिए सोचना चाहिए। ठीक है, अगर आप टीजीटी बनने के लिए एलिजिबल हो तो पीआरटी मेरे हिसाब से नहीं बनना चाहिए। अगर किसी को जॉब नहीं मिलता है इन दैट केस तो पीआरटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों फॉर्म फिलअप कर लेना चाहिए।
नहीं तो अगर आपके पास टैलेंट है, आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो एंड आप अप्लाई कर, मतलब आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंटली उसको क्रैक कर सकते हो, तो डेफिनेटली टीजीटी बनना चाहिए। क्योंकि अगर आप पीआरटी बन जाते हो, आपके पास स्कोप है टीजीटी बनने के लिए, तो आपको वर्क सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है इन दैट केस। इसीलिए आप जिस जॉब के लिए आप एलिजिबल हो, हमेशा उस जॉब के लिए आपको ट्राई करना चाहिए। पर्सनली मैं ये चीज फील करता हूं, बहुत सारे लोग फील करते हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। तो दोनों पेपर के लिए आपको भर देना चाहिए, क्योंकि अगर मान के चलो कि उस टाइम में जॉब क्राइसिस चलता है, तो पीआरटी का जॉब निकलता है, तो भी आप पीआरटी में भर देना, क्योंकि जॉब आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो सिर्फ एक पेपर के लिए अगर आप भरते हो, ठीक है, तो उस केस में आपको 1000 रुपीज आपका पेमेंट करना पड़ेगा, जनरल एंड ओबीसी के केस में। इवन ईडब्ल्यूएस के केस में भी आपको 1000 सिर्फ एक पेपर के लिए। लेकिन अगर आप दोनों पेपर देते हो तो आपको 1200 रुपीज पे करना है। ठीक है, फ्री नहीं है। बहुत सारे बच्चे फ्री है फॉर्म ढूंढते हो, तो फ्री नहीं है। सीटेट का फॉर्म जो है आपको यहाँ पे भी पेमेंट करना पड़ता है। गवर्नमेंट का जितना भी चीज होता है, हर एक चीज में पेमेंट आपको करना होता है, जितने भी एग्जाम्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इसीलिए ये फ्री नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये फॉर्म फ्री है क्या, तो फ्री नहीं है, आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप SC ST एंड PWD हैं, तो आपको एक पेपर के लिए 500 एंड दोनों पेपर के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो 600 देना पड़ेगा। मतलब 50% डिस्काउंट हो जाता है रिजर्व कैटेगरी SC ST एंड PWD का। ठीक है, GST एज एप्लीकेबल विल बी चार्ज्ड बाय द बैंक। यहाँ पे जब अप्लाई करोगे तो कुछ जो है आपका GST भी लग सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका जो है आपका फी था। ठीक है, कितना फी आपको लगेगा फॉर्म फिलअप के केस में। ठीक है, उसके बाद देखो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं आगे और क्या क्या चीज आपको जानने का जरूरत है। देखो देखो यहाँ पे कंटेंट में सारा चीज दिया हुआ है इस पीडीएफ में। जिसको जो चीज चाहिए आप यहाँ पे इस पीडीएफ के थ्रू देख सकते हो। पीडीएफ जो है हम अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप देख सकते हो वहां पे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है इस पीडीएफ में। बैकग्राउंड, रेशनल, शॉर्ट टाइटल, डेफिनेशन, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एलिजिबिलिटी, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, क्वालिफाइंग मार्क्स एंड अवार्ड फॉर सीटेट सर्टिफिकेट, एप्लीकेबिलिटी, वैलिडिटी सर्टिफिकेट, एग्जामिनेशन सेंटर, ई एडमिट कार्ड, प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन फी तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ठीक है, वेरिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, ये सब बहुत सारी चीजें हम इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज कि शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन कब है, एग्जाम कब होगा, हमारे पास कितना टाइम है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे प्रिपरेशन हमको करना है। ठीक है, एलिजिबिलिटी भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, देखो एक एक करके हम लोग सब कुछ डिस्कस करते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है वही मैं आपके साथ डिस्कस कराऊंगा। ये सारा चीज है, आप देख सकते हो। जो चीज हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं वो चीज भी पीडीएफ खोल के आप देख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन देखो, दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच में होगा। ठीक है, 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है। अगर पेपर 1 देते हो, एक पेपर के लिए अगर आप एग्जाम देते हो तो एक ही शिफ्ट में पेपर होगा। दोनों पेपर के लिए एग्जाम देते हो तो 2 शिफ्ट में पेपर होगा। ठीक है, पेपर 1 अगर देते हो, ठीक है, तो शिफ्ट 1 में आपका कोई भी एक पेपर देते हो तो शिफ्ट 1 में आपका 9:30 से 12 बजे के बीच में एग्जाम होगा। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, 2.5 घंटे का है अगेन। एंड अगर आप 2 पेपर देते हो तो नेक्स्ट पेपर जो होगा वो 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक होगा। ये भी आपका 2:30 मतलब 2 आवर 30 मिनट्स का है, 2.5 घंटे का पेपर ये भी है। ठीक है, एग्जैक्ट डेट एंड शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी मेंशन्ड ऑन एडमिट कार्ड। अभी यहाँ पे डेट नहीं लिखा है, डेट बता देंगे आपको, एडमिट कार्ड में पता चल जाएगा। जब डेट रिलीज होगा तो मैं आपको एक और वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है, मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन जो है ये तो अलग चीज है, हम बाद में डिस्कस करेंगे इस चीज के बारे में। एलिजिबिलिटी अगर देखोगे तो यहाँ पे साफ साफ तो ऐसे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप फर्स्ट ईयर में एलिजिबल होते हैं या नहीं, वो चीज नहीं लिखा है। लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से मुझे पता चला था, एंड आप सबको भी बहुत सारे जगह पे ये चीज मिल जाएगा कि फर्स्ट ईयर भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी ईयर में हो तो अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे ये लिखा है कि मिनिमम, देखो यहाँ पे क्या क्या चीज लिखा है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एक चीज हमेशा याद रखना, जहां पे भी आप बीएड कर रहे हो वो एनसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर RIE जो है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये एनसीटी अप्रूव्ड है कि नहीं? बिल्कुल ये एनसीटी अप्रूव्ड है, क्योंकि RI NCERT का ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सब के लिए फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, मतलब ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। ये बिल्कुल एनसीटी अप्रूव्ड है। RI का काम होता है टीचर बनाना ऑल ओवर इंडिया के लिए, तो वो एनसीटी का मतलब बहुत ऊपर है वो। ठीक है ना, तो RI बिल्कुल एनसीटी अप्रूव्ड होता है। बाकी दूसरे कहीं पे आप बीएड करें तो वो एनसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, क्लियर?
तो यहाँ पे बोल रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर पर्सन टू बी रिक्वायर्ड रिक्रूटेड एज एजुकेशन टीचर और फिजिकल एजुकेशन टीचर इन प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट स्कूल और कॉलेज रेगुलेशन एज अमेंडेड एंड नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे अभी फिलहाल नोटिफाइड अमेंडेड हुआ है, ठीक है, तो ये अमेंड हो सकता है, मतलब इसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन कौन बताएगा, आप जिस स्टेट के अंदर अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट में जो केवी है, केवी या जेएनवी है वो बताएंगे। यहाँ पे लिखा है, देखो क्या लिखा है, मिनिमम क्वालिफिकेशन लेड डाउन इन द रिक्रूटमेंट रूल फॉर द टीचर्स बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वेयर द स्कूल इज सिचुएटेड ऑन द और द रिक्रूटमेंट रूल फॉर टीचर्स ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति। तो स्कूल्स भी देख सकते हैं कि कितने मार्क्स वो लेंगे, लेकिन एक मार्क है, एक पर्टिकुलर परसेंटेज है, उसको क्रॉस करते हो तो आप ऑटोमेटिकली सीटेट क्वालिफाई करते हो, वो भी हम डिस्कस करेंगे। The candidate should satisfy his or her eligibility before applying and shall be personally responsible in case he or she is not eligible to apply। अगर आप एलिजिबल नहीं हो और अप्लाई करते हो तो आप जो है इस केस में रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। इट इज टू बी नोटेड दैट इफ ए कैंडिडेट हैज बीन अलाउड टू अपीयर इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इट डज नॉट इंप्लाई द कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी हैज बीन वेरीफाइड। तो बाद में अगर आप अप्लाई कर लेते हैं एंड आप एलिजिबल नहीं है तो उसके बाद में वेरिफिकेशन के टाइम में भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है। इट डज नॉट वेस्ट एनी राइट विद द कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट। सीटेट सर्टिफिकेट में आपको डायरेक्टली कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, अगर एग्जाम है तो वहां पे एग्जाम देना पड़ेगा, इंटरव्यू है तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। उसके बाद सीटेट बस आपके लिए एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, ठीक है। अगर वो आपके पास है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे पास कोई एडमिट कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड है तो हम एग्जाम देने जा सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास सीटेड है तो आप टीचर बन सकते हो केवीएस एंड एनवीएस में, ठीक है। क्लियर, ये चीज आपको याद रखना है। The eligibility shall be finally verified by the concerned recruiting agency or appointing authority. As notified by NCT, relaxation up to 5% in the qualifying marks in minimum educational qualification for eligibility shall be allowed to the candidate जो कि reserve category, ठीक है, SC, ST, OBC and differently abled candidate है, उनके लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर एंड कंटेंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है, ठीक है। As questions in CTET will be multiple choice question with 4 alternative। आपको एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, एंड जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको उसको चूज करना होगा, ठीक है। ईच कैरिंग 1 मार्क एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। सीटेट में याद रखना, सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। 2 पेपर है, पेपर 1 में आपको अगर आप क्वालिफाई करते हो पेपर 1 तो क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। आप क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के टीचर बनोगे, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी टीचर या पीआरटी। एंड अगर आप पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं तो आप क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर या टीजीटी, ठीक है। ए पर्सन हु इंटेंड्स टू बी ए टीचर फॉर बोथ लेवल दैट इज 1 to 5 एंड 6 to 8 विल हैव टू अपीयर इन बोथ पेपर। दोनों पेपर को आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर आप पीआरटी बनना चाहते हो तो आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा। एंड पेपर 1 का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, आपका सीडीपी रहता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन रहता है 30 मार्क्स के लिए। यहाँ पे देखो 30 मार्क्स होता है, कितना मार्क्स होता है 30 मार्क्स। एक क्वेश्चन का जैसे हमने देखा था यहाँ पे ईच क्वेश्चन करी 1 मार्क, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। 2 लैंग्वेज के पेपर रहते हैं, ये भी 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का आपका होता है। उसके बाद मैथ्स एंड ईवीएस आपको देना पड़ता है, ये भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। और पेपर 1 में ये सब कुछ कंपलसरी है, ठीक है। पेपर 1 में यहाँ पे 3 कंपलसरी लिखा है, लेकिन मैथ ईवीएस भी सबके लिए रहता है, ठीक है। क्लियर, तो 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स का होता है। एक बार देख लो, सीडीपी रहेगा आपका लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, मतलब 2 लैंग्वेज आपको देने होंगे। मैथ एंड ईवीएस ये सब पेपर आपके रहते हैं, 5 पेपर, हर पेपर में 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के लिए 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का एग्जाम होता है पेपर 1 के लिए अगर आप एग्जाम देते हो तो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो पेपर 2 का हम लोग देख लेते हैं। पेपर 2 का देखो, ठीक है। पेपर, हाँ एक चीज तो हम बताएंगे आपको, पेपर 2 का पहले आपको मैं बता देता हूँ। पेपर 2 में देखो सेम सीडीपी यहाँ पे रहता है कंपलसरी, सिमिलर सिलेबस बिल्कुल है। वहां पे सीडीपी प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए पढ़ोगे, यहाँ पे सीडीपी जो है सेकेंडरी स्टूडेंट के लिए पढ़ोगे, ठीक है। तो वो मैं बता दूंगा क्या है सीडीपी, हम डिस्कस करेंगे। इसी चैनल के थ्रू मैं बहुत सारा वीडियोस लाऊंगा सीटेट के लिए, जैसे मैं आरआईएस के लिए लाता था, आरआईसी के लिए, इस तरह से सीटेट के लिए भी मैं बहुत सारा वीडियो भी लाऊंगा आप लोगों के लिए, जिससे आपको एनफ नॉलेज मिल जाए सीटेट क्या है, कैसे क्रैक करना चाहिए, ठीक है। कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था, क्या स्ट्रेटेजी मैंने यूज किया था, एंड रिसेंटली क्या स्ट्रेटेजी यूज करके बच्चे क्रैक कर रहे हैं, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटी है,
ठीक है, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। सीडीपी पहला कंपलसरी पेपर होता है, 2 लैंग्वेज, ये भी आपका कंपलसरी है, ये सब 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए होता है। उसके बाद अगर आप जो है बीएससी बीएड कर रहे हो तो आप मैथ्स एंड साइंस दोनों में से आप दोनों आपको देना पड़ेगा, मैथ एंड साइंस दोनों देना पड़ेगा। 30 क्वेश्चंस का होता है, ठीक है, मैथ 30 क्वेश्चंस प्लस आपका जो है साइंस 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए होता है, ठीक है, अगर आप बीएससी बीएड कर रहे हो तो, ठीक है। एमएससी जो कर रहे हो वो भी दे सकते हैं, ठीक है, एंड जो 6 साल का एमएससी होता है आरआई में, वो लोग भी दे सकते हैं, ठीक है, उनका भी आपका इस तरह से रहेगा। और जो बीए बीएड कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग बीए बीएड कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, ये बीएससी बीएड वालों का था, बीएससी बीएड वालों का ये था, ठीक है। और जो बीए बीएड कर रहे हैं उनको सोशल स्टडीज देना पड़ता है, सोशल साइंस, वहां पे 60 क्वेश्चन आपका 60 मार्क्स का रहता है। इसमें क्या रहता है, इसमें आपका रहता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड आपका सिविक्स रहता है। याद रखो इकोनॉमिक्स इसमें नहीं रहता, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड सिविक्स रहता है। 20 क्वेश्चन इसमें, एक में 20 क्वेश्चन रहता है, 20 क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री, 20 फ्रॉम ज्योग्राफी, 20 फ्रॉम सिविक्स, ठीक है, हर क्वेश्चन का एक मार्क, तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का आपका होता है, ठीक है, क्लियर। और जो 2 ईयर बीएड दे रहे हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन साइंस में था तो 2 ईयर बीएड साइंस आप कहलाओगे, और 2 ईयर बीएड साइंस वाले मैथ साइंस देंगे। और 2 ईयर बीएड जो कर रहे हैं आर्ट्स में, मतलब ग्रेजुएशन आपका आर्ट्स में था, आर्ट्स में बीएड कर रहे हो तो आपको सोशल स्टडीज में देना पड़ेगा इन 3 सब्जेक्ट में। 150 क्वेश्चन आपका 150 मार्क्स का रहता है, ठीक है। और क्या चीज है यहाँ पे देखते हैं, और क्या क्या चीज है यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ देखो, लैंग्वेज का अगर बात करेंगे, यू नीड टू ऑप्ट 2 लैंग्वेज इन व्हिच यूज्ड टू अपीयर। हाँ, ये जो है तुम्हारा कौन सा लैंग्वेज में आप सीटेट देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन एक बार देख लो। द टेस्ट आइटम ऑन सीडीपी विल फोकस ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी। किसके ऊपर फोकस करेगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी, स्पेसिफिकली लिखा है देखो, एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर फोकस करेगा। ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रिलेवेंट टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 11 ईयर। आप 6 to 11 ईयर्स के बच्चों को कैसे पढ़ाओगे उसी के ऊपर डिपेंड करता है। पेपर 1 का, ठीक है, पेपर 1 का क्या है, पेपर 1 का मैं बता रहा हूं आपको नेचर ऑफ क्वेश्चन किस तरह से रहेंगे। पेपर 1 के लिए अप्लाई करते हो तो एजुकेशनल साइकोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी ओनली, एजुकेशनल फिलोसॉफी, मैनेजमेंट, ये सबसे नहीं आएगा। तो यहाँ वो बच्चे गलती करते हैं, इधर उधर का पढ़ते हैं। बस एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ना है, बहुत वास्ट सिलेबस नहीं है, इजी है, बहुत इजी है, ठीक है, तो इजी है क्रैक करना। बहुत लोग मतलब आपको बहुत सारा जगह से पढ़ने का जरूरत नहीं है, एक सिंगल सोर्स फॉलो करो सफिशिएंट है, ठीक है। दे विल फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड ऑफ डाइवर्स लर्नर। कैसे आप डाइवर्स लर्नर को पढ़ा सकते हो, कैसे लर्नर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो, एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटीज ऑफ ए गुड फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। बार बार मैंने पढ़ा है, जो हमारे कोचिंग के बच्चे हैं उनको डेफिनेटली पता होगा मैं फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग क्या होता है बहुत बार समझाया है। बहुत सारे टर्म्स मैंने आरआईसी के लिए आपको समझाया था, वो सारे चीज यहाँ पे हेल्प करेंगे। जो मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको समझाया था आरआईसी के लिए, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे हमारे यहाँ से 1 साल 2 साल जिन्होंने प्रिपरेशन किया, जो हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ाया उसका मेजर पर्सन आपको सीटेट में काम में आएगा, ठीक है। देखो उसके बाद ये तो सीडीपी हो गया। लैंग्वेज 1 विल फोकस ऑन प्रोफिशिएंसी रिलेटेड टू मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड लैंग्वेज 2 जो रहेगा विल फोकस ऑन एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी। लैंग्वेज 2 विल बी ए लैंग्वेज अदर देन लैंग्वेज 1। तो 2 अलग अलग लैंग्वेज आपको चूज करना होगा। ए कैंडिडेट में चूज एनी वन लैंग्वेज एज लैंग्वेज 1 एंड अदर लैंग्वेज एज लैंग्वेज 2 अवेलेबल फ्रॉम दिस ऑप्शन। यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें से कोई 2 लैंग्वेज आपको चूज करना है, लैंग्वेज 1 कोई हो सकता है, लैंग्वेज 2 कोई हो सकता है। अवेलेबल लैंग्वेज देखो, इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बतियन, उर्दू। तो अगर आप मान के चलो आप लैंग्वेज 1 में क्या लेते हो, लैंग्वेज 1 में आप लेते हो क्या इंग्लिश, तो लैंग्वेज 2 में आप जो है हिंदी ले सकते हो, या फिर हिंदी को लैंग्वेज 1 इंग्लिश को लैंग्वेज 2 ले सकते हो, उड़िया को लैंग्वेज 1 इंग्लिश को लैंग्वेज 2, या फिर इंग्लिश को लैंग्वेज 1 उड़िया को लैंग्वेज 2 ले सकते हो, या फिर कोई और लैंग्वेज ले सकते हो। 2 लैंग्वेज आपको चूज करना है, ठीक है, एक लैंग्वेज में नहीं दे सकते, दोनों लैंग्वेज के केस में अलग अलग लैंग्वेज आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। और पेपर अगर आप हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट का पेपर 1 में, तो वहां पे क्या आता है, मैथ्स और ईवीएस आता है। तो टेस्ट आइटम एंड इन मैथ्स एंड ईवीएस ये फोकस करेगा आपका कंसेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग, एंड आप कैसे उस सब्जेक्ट को अप्लाई करते हो। एंड इन ऑल दिस सब्जेक्ट एरिया जो टेस्ट आइटम होंगे इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे डिफरेंट डिवीजन ऑफ सिलेबस में, ठीक है। एंड अ सब्जेक्ट प्रेस्क्राइब फॉर क्लास 1 to 5 बाय एनसीईआरटी। तो क्लास 1 to 5 तक का सिलेबस से क्वेश्चन आता है। ज्यादा से ज्यादा आप क्लास 10 तक देख सकते हो, क्लास 8 तक एटलीस्ट देखना, 10 तक देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट आप 8 तक देखना, ठीक है, हो जाएगा सफिशिएंट वहां पे, ठीक है, क्लियर। द क्वेश्चन इन द टेस्ट फॉर पेपर 1 will be based on topics prescribed in syllabus of NCERT.
class 1 to 5, but their difficult standard as well as linkage could be up to secondary stage। यहाँ पे लिखा है मतलब सेकेंडरी 8 होता है, मेरे हिसाब से अप टू 10 तक आप पढ़ सकते हो मैथ्स एंड साइंस का। बेस्ट होगा अगर आप 10 तक पढ़ते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 8 तक पढ़ते हो तो भी सफिशिएंट है, लेकिन 10 तक पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा सफिशिएंट, मोर देन एनफ है। अगर एनसीईआरटी क्लास 10 तक आप पढ़ते हो तो मोर देन एनफ है, 8 तक भी पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो मैथ और ईवीएस है ना, मैथ और ईवीएस यहाँ पे जो है, मैं आपको यहाँ पे जो मैंने एक चीज बोला था, जैसे सोशल साइंस का मैंने डिवीजन बताया, मैथ एंड ईवीएस का मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो मैथ एंड ईवीएस आपका 30 क्वेश्चन है ना, इसमें ये 30 रहता है, ये 30 जो रहता है, इसमें कुछ कंटेंट का रहता है। फॉर एग्जांपल 20 कंटेंट का, 10 पेडागोजी का, यहाँ पे 20 कंटेंट का, 10 पेडागोजी का, इस तरह से रहता है। ठीक है, कुछ कुछ पेडागोजी मतलब कैसे पढ़ाते हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं। मैं पूरा डिटेल सिलेबस आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सीटेट का डिटेल सिलेबस मेरे पास है, मैं इसके ऊपर एक दूसरा वीडियो करूंगा। एक क्वेश्चन पैटर्न के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो बेसिक चीज आपको जानना है। एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल सिलेबस बताऊंगा, कहां से क्या पढ़ सकते हो वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये पेपर 1 का था, पेपर 2 का अभी देख लो। पेपर 2 का जो नेचर एंड स्टैंडर्ड है वो क्लास जो है 6 से आपका 8 के बच्चों के लिए है। यहाँ पे लिखा है 11 to 14, तो आप समझ सकते हो। यहाँ पे भी सिर्फ एजुकेशनल साइकोलॉजी पूछेगा, मतलब बच्चे कैसे सोचते हैं उसके ऊपर पूछेगा। ठीक है, टीचर कैसे सोचते हैं, बच्चे कैसे सोचते हैं, ये सब चीज रहेगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, बाकी सारा चीज सेम है। बाकी कंटेंट जो भी है पूरा आपका पेपर 1 पेपर 2 का दोनों का कंटेंट सेम है, थोड़ा सा बस जो है लेवल अलग अलग है, लेकिन कंटेंट पूरा सेम है। यहाँ पे भी लैंग्वेज का बात बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। वही आपको 2 लैंग्वेज लेने पड़ेंगे, दोनों लैंग्वेज अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद देखो यहाँ पे भी वही लैंग्वेज का लिस्ट है, इनमें से 2 लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्लास 6 से 8 तक पढ़ने के लिए बोल रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड जो है आपको सीनियर सेकेंडरी मतलब 11-12 तक लेवल तक आ सकता है। ठीक है, 11-12 लेवल तक यहाँ पे आपका आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, उस केस में जैसे मैंने बोला आपको 10 तक पढ़ना है, मिनिमम 8 तक पढ़ना है, मैक्सिमम 10 तक पढ़ना है। यहाँ पे आप 11-12 को पढ़ सकते हो, मिनिमम 10 तक यहाँ पे पढ़ना है, 11-12 तक आप पढ़ते हो तो मोर देन सफिशिएंट आपका हो जाता है पेपर 2 के लिए। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, दोनों में से कोई आपको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर में आपको चूज करना पड़ता है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्वालिफाइंग मार्क्स देखो, एज पर एनसीटी नोटिफिकेशन a person who scores 60% or more in the stat exam will be considered stat pass। अगर आप 60% 150 का 60% कितना होगा, अब निकालते हो तो यहाँ पे 150 का 60% आपका हो जाएगा कितना, 90 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, 90 मार्क्स, अगर आप 90 मार्क्स स्कोर करते हो 90 या उससे ऊपर, तो आप सीटेट क्वालिफाई कर जाते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे जैसे यहाँ पे बोला था, स्कूल मैनेजमेंट गवर्नमेंट लोकल बॉडी स्कूल गवर्नमेंट एडेड एंड ऑन एडेड में कंसिडर गिविंग कंसेशन टू द पर्सन बिलोंगिंग टू एससी एसटी ओबीसी एंड डिफरेंटली एबल्ड पर्सन इन अकॉर्डिंग विद देयर एग्जैक्ट रिजर्वेशन पॉलिसी। कुछ कुछ केसेस में आपको 5% का यहाँ पे रिजर्वेशन मिल सकता है। ठीक है, जो एससी एसटी ओबीसी है, लेकिन मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आप 5% कम मार्क्स लाओ, मैं आपको हमेशा बोलूंगा जो यहाँ पे पास है उतना लाओ। यहाँ पे अगर कंसिडर नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है मे कंसिडर, मतलब कोई स्कूल कहीं पे आप अगर एग्जाम देने जाते हो इंटरव्यू या एग्जाम देने जाते हो फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट के लिए, तो मान के चलो कि आपका 90 से कम है, 82 से ऊपर है, 90 से कम है, तो उस केस में मे भी वो आपको एक्सेप्ट कर लें, लेकिन नहीं करने का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट आपके साथ जो जाएंगे वो 90 प्लस वाले होंगे, मतलब सीटेट पूरा क्वालिफाइड वाले होंगे, और यहाँ पे आप सीटेट क्वालिफाइड नहीं हो, दे मे कंसिडर। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि 90 प्लस का टारगेट डेफिनेटली करो। 91 होगा तो चलेगा, 90 होगा तो चलेगा, आपको 150 में से 150 लाने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 90 से ऊपर डेफिनेटली आपको लाना है। ठीक है, बहुत ज्यादा मार्क्स लगे भी कोई फायदा नहीं। एक बार सर्टिफिकेट आपको चाहिए, लाइफ लॉन्ग वैलिड है। ठीक है, एक बार अच्छे से एग्जाम दे दो, दोबारा एग्जाम देने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट लाइफ लॉन्ग वैलिड होता है। एक बार देना है, अच्छे से देना है। मैं अपना एक स्टोरी बताता हूं, जब मैं आरआई में पढ़ रहा था, मेरे दिमाग में एक चीज था, उस टाइम में क्या हो रहा था कि मैं बहुत सारे ट्यूशंस पढ़ाता था। ठीक है, 4th ईयर में बहुत सारे ट्यूशन पढ़ाता था, बहुत ज्यादा बिजी रहता था। मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज चल रहा था कि अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट नहीं क्लियर कर पाऊंगा तो फिर मैं आरआई में पढ़ रहा हूं, उसका क्या फायदा है। आरआई में पढ़ के अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट नहीं क्वालिफाई कर पाता हूं तो फिर लोग क्या कहेंगे, मैं खुद को क्या बोलूंगा, खुद को कैसे जस्टिफाई करूंगा। यही एक थिंकिंग मुझे सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प किया। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त थे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। ठीक है, लेकिन
मैंने क्वालिफाई किया बिकॉज मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज चल रहा था कि अगर मैं नहीं क्वालिफाई करूंगा तो मुझे कैसा फील होगा। तो वही चीज मुझे बहुत हेल्प किया। मैं जब ट्यूशन पढ़ाने जाता था तो बच्चों का जो एग्जाम कराता था उस टाइम में, उनका एग्जाम कराता था उस टाइम में मैं कुछ कुछ जगह से क्वेश्चन ढूंढ के, कुछ ऐप में से कुछ कुछ क्वेश्चन ढूंढ के प्रैक्टिस करता था। मेरे पास सीटेट का बुक था, एक बुक वहां पे मेरे पास था, ठीक है, अरिहंत का एक बुक था, लेकिन मैं उसको पढ़ नहीं पाया बिल्कुल। ठीक है, कुछ कुछ चीज देखा लेकिन बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाया, टाइम मेरे पास हुआ नहीं। बस मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया अलग अलग सोर्सेज से, कुछ प्रिंट आउट मैंने निकाले थे, कुछ ऐप से मैंने प्रैक्टिस किया और वो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। लेकिन बस मेरे एक थिंकिंग ने मुझे हेल्प किया, मैं आपको ऑनेस्टली चीज बता रहा हूं, बस एक थिंकिंग ने मुझे हेल्प किया कि मुझे एनी हाउ इस एग्जाम को क्रैक करना है, एनी हाउ क्रैक करना है। अगर आपके दिमाग में भी यही थिंकिंग आ जाएगा, कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो, मुझे एनी हाउ इस एग्जाम को क्रैक करना है, उसके लिए मुझे जितना मेहनत करना पड़े मैं करूंगा, तो आप डेफिनेटली उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। आगे हम लोग बहुत और चीज, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत सारा चीज बताऊंगा जो कि मेरा रियल लाइफ का इंसिडेंट होगा। ठीक है, वो मेरा रियल लाइफ का इंसिडेंट ही मैं बताऊंगा, कोई बना के नहीं, दिल से वो निकलेगा सारा चीज। ठीक है, and should give weightage to the CTET scores in the recruitment process. However, qualifying CTET would not confer a right to or on any personal recruitment. CTET क्वालिफाई करने से जॉब नहीं मिल जाएगा, आपको जो प्रोसेस है उसके थ्रू गुजरना पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी कहाँ आपको अप्लाई कर सकते हो सीटेट, तो केवीएस, एनवीएस एंड सेंट्रल तिब्बतन स्कूल में अप्लाई कर सकते हो। इवन DSSS होता है, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट का, ठीक है, वहां पे अप्लाई कर सकते हो। यूनियन टेरिटरीज वगैरह में यहाँ पे लिखा है आपका, ठीक है, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दामन दीव, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एंड दिल्ली, यहाँ पे अगर अप्लाई करना है तो आप सीटेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। दिल्ली गवर्नमेंट एक बहुत फेमस एग्जाम कराता है जो DSSS के थ्रू होता है। DSSS के थ्रू अगर एग्जाम दोगे तो बहुत, मतलब हाईएस्ट सैलरी आपको मिलता है दिल्ली में। अगर आप टीचिंग जॉब करते हो तो सबसे ज्यादा सैलरी आपको मिलता है, हाईएस्ट सैलरी। मैंने भी DSSS दिया था एंड लकीली मैं भी DSSS को मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको मैंने क्वालिफाई किया था। ठीक है, लेकिन मैंने DSSS ज्वाइन नहीं किया, मैंने उड़ीसा गवर्नमेंट में ज्वाइन किया बिकॉज मुझे ऑनलाइन में पढ़ाना था और वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हो जाता और मेरा मेन एम था कैसे बहुत सारे बच्चों को पढ़ा सकूं। उस टाइम में मैंने यूट्यूब चैनल ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे ये सब चीज वहां पे लेके जाना और थोड़ा कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा हो जाता, शायद मैं वहां पे अच्छे से नहीं कर पाता। तो मुझे OAVS में मिला एंड ठीक ठाक सैलरी है। ठीक है, थोड़ा वहां पे HRA ज्यादा मिलता है, यहाँ पे HRA कम मिलता है, बेसिक सेम है, तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया ताकि मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकूं। एंड यहाँ पे जो मेरे जो स्टाफ होंगे, टीम मेंबर होंगे, वो मेरे आसपास के लोग होंगे, तो वहां पे भी जो मतलब इनको भी मैनेज करना मुझे इजी होगा। लेकिन वहां पे करता तो शायद मुझे ज्यादा सैलरी वगैरह या मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हो जाता, तो बच्चों से ज्यादा पैसा लेना पड़ता फिर। ठीक है, इसीलिए मैं कम कॉस्ट में पढ़ा सकूं, इसलिए मैं यहीं पे ही कर रहा हूँ, अपने खुद की स्टेट में ही कर रहा हूँ। नहीं तो मैंने भी DSSS क्वालिफाई किया था। ठीक है, आप भी कर सकते हो, बस मैं वही मोटिवेट करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप भी कर सकते हो। मैंने किया था तो आप भी कर सकते हो। मैंने KVS एनवीएस का एग्जाम अभी तक दिया नहीं। ठीक है, एनवीएस का एग्जाम तो मैं एग्जाम सेंटर से ही वापस आ गया था, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आया एनवीएस का। मैं बहुत बार सोचा क्या मैं एनवीएस में जॉब कर पाऊंगा, तो वर्क कल्चर मुझे नहीं अच्छा लगता, मतलब मुझे उस बहुत ज्यादा वो थोड़ा जो मेरा एम है एक्चुअली वो मैं वहां पे नहीं कर पाता, यूट्यूब में वहां पे नहीं कर पाता एनवीएस में अगर मैं जॉब करता तो। ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा टाइम आपको बच्चों को देना पड़ता है। बहुत अच्छा चीज है, मैं उस चीज के लिए रिस्पेक्ट करता हूँ टीचर्स को, लेकिन मैं जिस तरह से अपना लाइफ को जीना चाहता हूँ, आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ, एनवीएस में मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने एनवीएस का एग्जाम सेंटर से ही वापस आ गया, मैं एग्जाम दिया नहीं था। और केवीएस का एग्जाम अभी तक मैं पास आउट होने के बाद केवीएस का एग्जाम अभी तक हुआ नहीं है, तो मैं केवीएस नहीं दिया हूं एंड आई थिंक मैं नहीं दूंगा। बस दूंगा तो भी मैं क्वालिफाई करने के लिए दूंगा, बच्चों को जो है मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए कि देखो कर सकते हो आप लोग, लेकिन मैं केवीएस में भी ज्वाइन नहीं करूंगा। ठीक है, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे भी दूसरा स्टेट आपको जाना पड़ता है, मैं अपने स्टेट में खुश हूँ, जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो अच्छे से कर सकता हूँ। ठीक है, सीटेट में ऑल्सो अप्लाई द अनएडेड प्राइवेट स्कूल। हाँ, लेकिन मैं ऐसा किया हूं तो आप लोग ऐसा करोगे ऐसा नहीं है, आप जैसा चाहो ऐसा कर सकते हो, आपको अपना लाइफ जैसे जीना है। जैसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो JNV से हैं एंड उनको JNV में टीचर बनना बहुत अच्छा लगता है, मैं बिल्कुल उनको मोटिवेट करूंगा आप JNV में टीचर बनो। ठीक है, बहुत अच्छा चीज है, JNV में भी सैलरी एंड लाइफ बहुत अच्छा है अगर आप चाहते हो JNV में रहने के लिए। ठीक है, एंड KVS भी बहुत अच्छा है, तो ये टीचिंग जॉब सब बहुत अच्छा है। क्योंकि मुझे यूट्यूब के थ्रू पढ़ाना होता है तो मैं थोड़ा सा अपना लाइफ को अलग बनाता हूं, लेकिन आपको पूरी तरह से मुझे फॉलो करने का जरूरत नहीं है। मैं कैसे कैसे एग्जाम क्रैक करता हूं उसको फॉलो करो, मैं कैसे जीता हूं उसको फॉलो मत करो। ठीक है ना,
सारा चीज है, मैं बताना चाहता हूं आपको, ठीक है। तो बाकी सारा चीज एप्लीकेबिलिटी कहां होता है, तो आपके सीटेट जो आपके खुद के स्टेट में भी अप्लाई होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टेट में, खुद के स्टेट में, जैसे ओडिशा में फॉर एग्जांपल सीटेट का भी सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा प्रीफर करते हैं स्टेट का। जैसे ओडिशा में होता है ओटेट एंड एक और होता है आपका OSSTT, ठीक है। इसको यहाँ पे ज्यादा जो है देखा जाता है, लेकिन अगर आपके पास ओटेट OSSTT नहीं है, सीटेट है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो प्राइवेट स्कूल्स में भी अप्लाई कर सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज आपका यहाँ पे लिखा है, ओके। तो ये आप डिटेल्स देख सकते हो, ठीक है। वैलिडिटी पीरियड क्या है, देखो यहाँ पे क्लियर लिखा है, आपका लाइफ टाइम वैलिडिटी होता है सीटेट का, यहाँ पे आपका लाइफ टाइम वैलिडिटी होता है, ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, आगे और क्या है। आप एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ आएगा, तो बहुत सारे जगह पे एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। एडमिट कार्ड, ई एडमिट कार्ड होगा, ठीक है, ई एडमिट कार्ड होगा आपका, प्रिंट आउट आपको निकाल के जाना है। कैंडिडेट सेल रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर 7:30, 9:30 को अगर एग्जाम है तो 2 घंटे पहले 7:30 तक आपको पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड शिफ्ट में अगर एग्जाम है तो 12:30 को एग्जाम खत्म होता है, 12 आई थिंक 12 बजे खत्म होता है, तो 12:30 बजे तक जो है रेडी हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 2 घंटे पहले तैयार रहना है आपको। प्रोसीजर कैसे होगा आपका, जैसे हमने बोला कि ऑनलाइन एग्जाम है, प्राइस कितना लगेगा, फी कितना लगेगा, आप देख लो यहाँ पे। वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होगा, इट इज टू बी नोटेड दैट इफ ए कैंडिडेट हैज बीन अलाउड टू अपीयर इन सीटेड एग्जाम, इट डज नॉट इंप्लाई दैट कैंडिडेट एलिजिबिलिटी हैज बीन वेरीफाइड. It does not vest any right with candidate for appointment. The eligibility shall be finally verified by the concerned recruiting agency. मतलब CBSE आपका देखेगा, आप सही में एलिजिबल हो कि नहीं सीटेट, जो सीटेट के लिए वो CBSE देखेगा, फिर उसके बाद आपको सीटेट का सर्टिफिकेट जो है जारी किया जाएगा, ठीक है। ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। अगर कोई फॉल्स एंड रॉन्ग इंफॉर्मेशन देते हो तो उस केस में आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। रीचेकिंग करा सकते हो कि नहीं, नहीं करा सकते। देखो याद रखो, देयर इज नो रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग। यहाँ पे आप जो है रिवैल्यूएशन रीचेकिंग नहीं करा सकते। अगर सीटेट क्वालिफाई नहीं होता है कोई भी रीजन से, तो नेक्स्ट जो है फिर से आपको देना पड़ेगा। साल में 2 बार होता है, ठीक है, सीटेट याद रखो साल में 2 बार होता है। कोविड की वजह से इरेगुलर था, लेकिन साल में 2 बार आपका सीटेट का एग्जाम होता है। बाकी सारा चीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको डिस्कस कर दिया। एक और चीज है, आपका सीटेट का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट डिजी लॉकर ऐप में ही आ जाता है, आप उससे डाउनलोड कर सकते हो। आपके पास प्रिंट आउट नहीं भेजते हैं, आपको डिजी लॉकर में ही डाउनलोड करना होता है। वो आपका सर्टिफिकेट है, वो आपका एप्लीकेबल होता है हर जगह, ठीक है। बाकी सारा चीज कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स, आपका वहां पे रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स देख सकते हो आप। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन को चैलेंज करना है तो आपको यहाँ पे 500 देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, द सीटेट विल सेंड द लिंक ऑफ क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट ऑन द ईमेल आईडी प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर 2 to 3 days ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब एग्जाम देने के तुरंत 2-3 दिन बाद ही आपका डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर हो जाता है। देयर आफ्टर कैंडिडेट कैन आल्सो सीक ए फोटोकॉपी ऑफ रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स। सॉरी, यहाँ पे फोटोकॉपी अगर चाहिए तो 500 रुपीज देना है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आपका लिखा है अगर आपको फोटोकॉपी चाहिए उसका तो 500 रुपीज आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू अगर पेमेंट करते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एग्जाम का फोटोकॉपी। एंड चैलेंज करने के लिए यहाँ पे क्या लिखा है देखो, अगर आपको लगता है कि आपने जो आंसर दिया था वो सही है, सीटेट का जो CBSE के थ्रू जो आंसर वहां पे लिखा है वो गलत है, तो उस केस में आप चैलेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, द सीटेट विल डिस्प्ले प्रोविजनल आंसर की ऑन द क्वेश्चन ऑन द सीटेट वेबसाइट with a public notice issued to this effect on said website to provide an opportunity to the candidate to challenge the provisional answer key। तो उसके लिए कुछ प्रेस्क्राइब्ड फी रहेगा, 100 रुपीज 200 रुपीज समथिंग प्रेस्क्राइब्ड कुछ रहता है, वो आप नॉन रिफंडेबल रहता है, ठीक है, प्रोसेसिंग चार्ज रहता है, तो वो आपको देना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपका जो है अगर वहां पे सही होता तो शायद वो रिफंड कर दें आपका पैसा, ठीक है। क्या लिखा है एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, with a non-refundable prescribed fee as processing charge, the provisional answer key are likely to be displayed for 2 to 3 days. Only those filed on any other medium will not be considered। आपको इसी वेबसाइट में ही आपको चैलेंज करना पड़ेगा। चैलेंजेस विदाउट फी पेमेंट वो कंसिडर नहीं करेंगे। द सीटेट डिसीजन ऑन द चैलेंजेस शैल बी फाइनल एंड नो फर्दर कम्युनिकेशन विल बी एंटरटेन्ड। सीटेट विल नॉट इन्फॉर्म द कैंडिडेट इंडिविजुअली अबाउट देयर चैलेंजेस। द सब्जेक्ट एक्सपर्ट विल एग्जामाइन ऑल द चैलेंजेस रिसीव्ड एंड देन फाइनल आंसर की विल बी डिस्प्लेड। द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड अकॉर्डिंग टू द फाइनल आंसर की। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि आपका पैसा वापस होगा कि नहीं, अगर आपका आंसर सही है, सीटेट का गलत था, अगर आपका आंसर सही भी है तो आई थिंक
करेंगे वो रिफंड नहीं करेंगे, नॉन रिफंडेबल लिखा है। तो अगर आपको कहीं पे गलत लग रहा है उनका आंसर की तो आप चैलेंज कर सकते हो, लेकिन गलत नहीं होता मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज है। एंड प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ये भी बता देंगे हम कैसे प्रैक्टिस करना है। बाकी इतना ही इंपॉर्टेंट था। सिलेबस यहाँ पे देख लो, सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, सिलेबस को भी हम लोग हाँ सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।